हेलो फ्रेंड्स, पिछली बार हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ और उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने जब इसके परिचय के बारे में अध्ययन किया था तो यह बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के क्या संबंध है उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली है, अध्यक्षात्मक है या संसदात्मक है। और हमने पाया था कि यहाँ पर व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का गठन होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। साथ ही जो भी मंत्री होते हैं और वह भी व्यवस्थापिका के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं और व्यवस्थापिका में से ही निम्न सदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को हम प्रधानमंत्री चुनते हैं और वह अपनी इच्छा से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब हम बात करते हैं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि यहाँ पर जो नाममात्र की और वास्तविक कार्यपालिका का भेद होता है, अर्थात यहाँ पर ड्यूल एग्जीक्यूटिव पाई जाती है। इस शासन व्यवस्था में नाममात्र की और जो कार्यपालिका होती है वह राज्य का प्रधान जो होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका हम प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या कैबिनेट को कह सकते हैं। जैसे नाममात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि ब्रिटेन की जो किंग या क्वीन है या फिर जो भारत के राष्ट्रपति हैं, ये नाममात्र की श्रेणी में कार्यपालिका की श्रेणी में आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका अर्थात वास्तविक कार्यपाल की शक्तियों का उपभोग करते हैं। इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि इन अ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देयर इज अ हेड ऑफ द नेशन, हेड ऑफ द स्टेट। ही मे बी द प्रेसिडेंट, द गवर्नर जनरल, द किंग ऑफ द क्वीन। प्रेसिडेंट्स आर द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया, France, Australia and Germany, Italy, There are Governor Generals in Canada, Australia and New Zealand. The King of Queen are in Japan, the Great Britain, Denmark, Holland, Belgium, Sweden and Norway. The main feature of a parliamentary government is the constitutionally the head of the state enjoy many powers, but in practice he does not utilize those powers. In practice, the powers ministers use the head of the state. So here the difference between the head of the state and head of the government. And head of the state enjoy only nominal powers. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। एक नाममात्र की होती है, नॉमिनल होती है, और दूसरी रियल होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। नेक्स्ट विशेषता हम लेते हैं कार्यपालिका में व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। यहाँ पर दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जैसा हमने शुरू में बताया था कि यहाँ पर executive will be elected by the legislature and he is responsible to the legislature. तो इसीलिए यहाँ पर कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है और वह उसके प्रति ही उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लियर एंड स्टेबल मेजोरिटी, स्पष्ट और स्थायी बहुमत। In a parliamentary government, the administration is run by the majority party. The head of the state invites the leader of the majority party become the prime minister and he submits a list of his colleagues to the head of the state.
The head of the state appoints them as ministers. In this way, a cabinet is formed. The minister remains in office so long as they have the majority support in the lower house. In the event of losing the majority support, they tender their resignation. In the countries where there is biparty system, the formation of government becomes easy. But where there is multi-party system, it becomes difficult because of the absence of a clear majority of a single party. तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट और स्थायी बहुमत होता है। कैसे होता है कि जब चुनाव होते हैं तो जो भी पार्टी होती है उन्हें सरकार बनाने के लिए अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। अब वो बहुमत कैसे सिद्ध करेंगे कि जो यहाँ का हेड ऑफ नेशन होता है, प्रधान, वो चाहे राष्ट्रपति हो सकता है, किंग या क्वीन हो सकती है, तो हेड ऑफ नेशन इनवाइट करता है सरकार बनाने के लिए उस पार्टी को जिसे कि क्लियर और स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ है। और उन जो प्रधानमंत्री उसको इलेक्टेड, प्रधानमंत्री को जब इलेक्टेड करता है तो प्रधानमंत्री से अपने कलीग्स की एक लिस्ट मांगता है जिससे कि वो अन्य मंत्रियों को शपथ दिला सके, निर्वाचित कर सके। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हेड ऑफ नेशन उन्हीं को इनवाइट करेगा, उसी दल को इनवाइट करेगा जिसके पास की क्लियर एंड स्पष्ट मेजॉरिटी हो। और जब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि बाई पार्टी सिस्टम हो या दोहरी द्विदलीय शासन प्रणाली होती है, वहाँ पर तो ये प्रोसेस बहुत इजी तरीके से हो जाता है क्योंकि एक के पास बहुमत होगा और दूसरे के पास नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय शासन प्रणाली है, वहाँ पर ये इतना इजी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन सरकार बनती है। और जब गठबंधन सरकार बनती है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी या कोई भी दल किसी भी समय अपना जो समर्थन है, जो सपोर्ट दिया जाता है, वो वापस ले सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की, सामूहिक उत्तरदायित्व की। यहाँ पर मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है क्योंकि संसद के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। प्रशासनिक नीति निश्चित करने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है और मंत्रिमंडल सबसे बड़ी बात है कि एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णयों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अर्थात कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मंत्री अपने कार्य के लिए अकेला ही उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल उसके कार्य के प्रति भी उत्तरदायी होता है। यदि संसद का निम्न सदन किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करता है तो पूरे मंत्रिमंडल को ही त्यागपत्र देना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि अनदर फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज दैट द कैबिनेट इज collectively responsible to the parliament. It means that once a decision is taken by the cabinet, it becomes the responsibility of each minister to support it in and outside the parliament. Despite the fact that he had not agreed to it in the cabinet meeting, for the administration and policies every department of the government, the ministers are collectively responsible to the parliament even if that a policy is related to the department of a single minister. नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने अधीन विभाग का प्रबंधक होता है क्योंकि हर मंत्री हम जानते हैं कि अपने विभाग का अध्यक्ष होता है और वो उसे विभाग को चलाने के लिए विधानमंडल के समक्ष उत्तरदायी होता है। हम कह सकते हैं इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत वेर इज द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली फॉर देयर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन पुट क्वेश्चंस टू मिनिस्टर एंड आल्सो criticize his department. The minister can tender his resignation if he so desires. For example, when in October 1962 China invaded India on a
massive scale, our armed force had to retreat in northeast frontier agency. The entire responsibility for this debate was thrust on the then defense minister, Mr. V.K. Krishna Menon. He was bitterly criticized by the press, the parliament and the people, with the result that he submitted his resignation to the late Prime Minister Jawaharlal Nehru. सो हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति हर मंत्री न केवल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी अपने डिपार्टमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है संसद की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट। हर मंत्री को यहाँ पर मंत्री और प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। अगर प्रधानमंत्री किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाता है जो उस समय संसद का सदस्य नहीं है, तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद उसे क्या करना होगा, निश्चित अवधि के बाद उसे सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि चुनाव होते हैं, उसमें चुनाव नहीं लड़ा, तो उसके लिए उपचुनाव के अंतर्गत वो सदन की सदस्यता हासिल कर सकता है, उस उपचुनाव में चुनाव लड़कर। मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेंबर्स to be the member of the parliament. If anyone who is not the member of the parliament is appointed as a minister by the head of the state on the recommendation of the prime minister, he or she has to seek the membership of the parliament within a fixed period in India. This period is 6 months. तो हम कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत इसकी क्या करनी होगी, सदस्यता हासिल करनी होगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। संसदीयात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का नेतृत्व की पद्धति को अपनाया जाता है और प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेता होता है। वह मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनके विभागों का वितरण करता है और उनके कार्यों में सामंजस्य स्थापित करता है, उनके विभागों का निरीक्षण भी करता है और उन्हें अपने पद से हटा भी सकता है। The main characteristics of parliamentary government is the leadership of the Prime Minister over the cabinet. He, being the leader of the majority party in the lower house, is also called the leader of the house. The head of the state appoints ministers on his advice. He presides over the meeting of the cabinet. He also fixes dates and prepare agenda for the meetings of the cabinet. Third, he acts on the advice of the cabinet. Yet in controversial matters, his decisions are final. He allocates the portfolios to the ministers and supervise and coordinate their function. तो हम कह सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री का नेतृत्व ही सर्वोपरि नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट वास्तविक शक्तियों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी, अर्थात राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता का तात्पर्य होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है, जो भी अपोजिट पार्टी होती है, जब वो निर्णय लेते हैं तो उसमें एक रूपता होनी चाहिए, एक सजातीयता होनी चाहिए। वो उस पार्टी से डिफर जाके या अलग जाकर अपने निर्णय नहीं ले सकते हैं। अर्थात इट मीन्स ऑल द मिनिस्टर्स एक्ट लाइक अ टीम इन द कैबिनेट एंड दे डू नॉट डिस्क्लोज देयर डिफरेंसेस इन पब्लिक। Generally, the ministers are from the party, but in case of a coalition government, they are related to more than one party. In such a situation, ministers from all parties in coalition decide to policy line to which they have to work. Sometimes there are serious difference among the ministers of the various party, and ministers of one party or the other leave the coalition. It results in the dissolution of the cabinet and a new cabinet is formed. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी, गोपनीयता।
यहाँ पर एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट द मिनिस्टर टेक्स द ऑथ ऑफ allegiance to the constitution and secrecy of the office. The ministers are given severe punishment under the law of the land for disclosing any secret to the enemy. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर न केवल शपथ ली जाती है अपनी पार्टी या अपने ऑफिस के जो कार्य हैं उनको गोपनीय रखने की। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के मध्य आपसी सामंजस्य एवं सहनशीलता। Mutual tolerance between political parties. It is impossible to run the parliamentary government without political parties. Thus, the majority party in the parliament forms the government, the other parties from the opposition. It is the duty of the opposition parties to criticize the policies of the government and to impose a check on the autocratic tenders of the government. It is the duty to the ruling party to tolerate the criticism of the opposition party and try to remove its shortcoming. It is the duty of the opposition party to see that their criticism is constructive. They should avoid delivering possessions speeches. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विरोधी पार्टी है उसे ऐसी आलोचना करनी चाहिए जो कि वास्तव में फैक्ट्स पर आधारित हो और रूलिंग पार्टी को अपोजिशन पार्टी द्वारा की गई जो क्रिटिसिज्म है या आलोचना है उनको सहन करना चाहिए और अपनी कमियों में सुधार करना चाहिए। लास्ट है कार्यपालिका को व्यवस्थापिका को भंग करने का अधिकार। जब व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर यदि अविश्वास का प्रस्ताव लाती है, उसके कार्यों से संतुष्ट ना होकर, तो कार्यपालिका भी जाते जाते हेड ऑफ नेशन अर्थात प्रधान जो शासन का प्रधान होता है जैसे राष्ट्रपति या किंग और क्वीन, तो उनको जाते जाते ये एडवाइस दे सकते हैं कि वो व्यवस्थापिका को भंग कर दे, डिसॉल्व कर दे। तो ऐसा वो कर सकते हैं, कार्यपालिका के पास ये अधिकार होता है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम समटाइम्स देयर इज डेडलॉक बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। इन सच अ सिचुएशन द चीफ एग्जीक्यूटिव और द हेड ऑफ द स्टेट शुड हैव द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर so as to enable him to arrange fresh election and seek a fresh mandate from the voters। तो आज हमने इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। कल हम इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।